नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, राहुल गांधी ने हाल ही में जो अखबारों में चुनाव को लेकर जो धांधली होती है, उसको लेकर जो आर्टिकल लिखा, उसने एक चीज साफ कर दी है कि अब चुनाव में गड़बड़ी का मुद्दा ईवीएम से कहीं आगे निकल गया है। अब ईवीएम मेन मुद्दा नहीं रहा, अब तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का मामला ज्यादा प्रमुखता से सामने आ रहा है। राहुल गांधी की माने तो वो अब बड़ा हथियार के तौर पर बीजेपी इस्तेमाल कर रही है चुनाव जीतने के लिए। एक तो ये, दूसरा ये कि राहुल गांधी ने जो अपनी पार्टी के अंदर बदलाव किए हैं, जो पार्टी में नए चेहरे ला रहे हैं, नए चेहरों को मौका दे रहे हैं, वो अभी भी वो नए चेहरे पुराने जो पुराने चावल कांग्रेस में बैठे हैं उन्हें हजम नहीं हो रहे, उनको तकलीफ दे रहे हैं। इन दोनों चीजों का एक बहुत ताजा उदाहरण और प्राइम उदाहरण है गोवा के एल्विस गोम्स। जी हां, एल्विस गोम्स जो किसी वक्त आईएएस पहुंच चुके थे, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं गोवा के, लेकिन उस वक्त की मनोहर पारिकर सरकार के साथ कुछ गड़बड़ हुई। मनोहर पारिकर सरकार ने उनकी अनदेखी करके संघ के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो उन्होंने नाराज होकर गुस्से में आकर नौकरी छोड़ दी और उसके बाद एल्विस गोम्स ने आम आदमी पार्टी को थाम लिया, या आम आदमी पार्टी ने एल्विस गोम्स को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 3 साल वो गोवा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन एक दिन जब उन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो उनके सिद्धांतों के साथ मैच नहीं करती, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। फिर अचानक एक दिन राहुल गांधी का सीधा डायरेक्ट राहुल गांधी के ऑफिस से फोन आता है एल्विस गोम्स को कि राहुल गांधी आपसे बात करेंगे। और राहुल गांधी, 2021 की बात है ये, उन्हें दिल्ली बुलाकर अपने साथ काम करने का न्योता देते हैं। एल्विस गोम्स दिल्ली आते हैं और राहुल गांधी की टीम में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वापस वो गोवा जाते हैं, तो गोवा में जो कांग्रेस के उस वक्त के नेता थे और अभी भी हैं, जो बहुत सारे बीजेपी में चले गए और बहुत सारे अभी भी ऐसे हैं जो कांग्रेस में रह के बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उनको ये सुहाए नहीं और तब से अब तक एक तरह से इन्हें साइडलाइन कर रखा है। गोवा कांग्रेस के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, वो आए दिन उनके और मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं गोवा के, उनके व्यावसायिक संबंधों को लेकर बहुत सवाल उठते हैं। इसलिए उन पर भी उंगलियां उठती है जो गोवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी। लेकिन गोवा की बात मैं आज इसलिए कर रहा हूं कि आपको मालूम है, गोवा वो राज्य था जहां से ऑपरेशन लोटस की विधिवत शुरुआत हुई थी। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कामयाब गोवा में ही बीजेपी का हुआ था। उसके बाद पूरे प्रदेश में ऑपरेशन लोटस आज भी जारी है। वो गोवा दोबारा चुनाव की बयार पर खड़ा है। 1 साल सवा साल में चुनाव होने हैं और कांग्रेस हाईकमान हो या कांग्रेस का जो सृजन कार्यक्रम हो, उसमें कहीं गोवा का नाम नहीं है, कहीं गोवा का जिक्र भी नहीं होता। राहुल गांधी ने उस दिन चुनाव में जो धांधलियां होती है वोटर्स को लेकर, उसको लेकर बात उठाई महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, तो एल्विस गोम्स ने भी अपनी जांच, जो उन्होंने अपनी जांच की थी, जो चीजें उनके हाथ में थी, वो निकाली और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि पार्टी प्लेटफॉर्म उन्हें उस मुद्दे पर जगह नहीं दे रही थी। आज उन्हीं एल्विस गोम्स से हम बात करना चाहते हैं कि दरअसल गोवा में उन्होंने क्या पाया, राहुल गांधी के इस मुद्दे को वो कैसे आगे बढ़ा रहे हैं और वहां की लोकल गोवा यूनिट, कांग्रेस यूनिट जो है गोवा की, वो उन्हें क्यों समर्थन नहीं दे रही या उनका साथ क्यों नहीं दे रही। इन सब पे बात करने के लिए चलते हैं सीधा पणजी गोवा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमारे साथ गोवा पणजी से एल्विस गोम्स जुड़ चुके हैं। मिस्टर गोम्स, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खबराट प्लेटफॉर्म पर। आपने वक्त निकाला हमारे लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ, सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि दरअसल जो आपने उस दिन इशू उठाया, क्योंकि आपका जो ऑडियो आया था, वीडियो आया था, उसका ऑडियो भी थोड़ा सा नहीं सुनाई दे रहा था और बहुत से लोगों को हमारे देश में, आपको मालूम है, इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है। एक बार आप हिंदी में समझाएंगे कि वो इशू क्या था, क्या गड़बड़ी आपने पाई थी? करीबन अप्रैल के दरमियान एक ऐसी ऑर्डर निकली कि आपको तो पता है कि गोवा में 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। वो असेंबली में से सिर्फ एक ही चुन के ये लोगों ने अचानक, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं,
इनका रिप्लेसमेंट कर दिया। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रिप्लेसमेंट एंड ट्रांसफर, जो एग्जिस्टिंग बूथ लेवल ऑफिसर्स थे उनके बारे में कुछ भी नहीं बोला वो ऑर्डर में, लेकिन नई जो ऑर्डर आई उसमें रिप्लेस करके ये लोगों को, दूसरे लोगों को उसमें पोस्ट कर दिया। मुझे थोड़ा सस्पिशियस लगा, क्योंकि हमने भी ये इससे पहले इलेक्शन ड्यूटी बहुत किए हैं जब मैं सर्विस में था। तो मैंने ऐसे ही एक मीडिया में इसके बारे में उठाया आवाज़, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद में मैंने कहीं ऐसे बूथ लेवल ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व थे इसमें, पहले से काम कर रहे थे, कहीं लोगों से पूछा ये क्या है मामला। वो बोले उनको भी पता नहीं, अचानक कहीं से भी तो लोगों को लाके ऑर्डर आई है, अब तक इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मैंने मेरा फर्स्ट लेटर 12 मई को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा, और उसका कॉपी जो यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर रहता है इलेक्शन कमीशन का, सॉरी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रहता है, उसको भी एंडोर्स कर दिया। और मैं रुका इसके बारे में, कुछ जवाब आएगा करके, कोई कुछ नहीं आया। उसके बाद अचानक मीडिया में मैंने देखा कि कहीं जो बूथ लेवल ऑफिसर जो नया पोस्टिंग ऑर्डर में है उनका नाम, वो एक पणजी का एमएलए को कोई केक खिला रहा है उसका बर्थडे में, और कोई जानकारी आई मीडिया में कि एक जो बीएलओ है वो उसका इलेक्शन एजेंट था। तो सस्पिशन और बढ़ गया। बाद में मैंने और भी लेटर लिखी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और मैंने बोला अगर आपने इन्वेस्टिगेशन कर रखा है कि कुछ कर चालू है तो ये एडिशनल इनपुट्स मैं आपको दे रहा हूँ करके। उसके बाद भी कुछ आया नहीं। बाद में मैं इलेक्शन का जो ऑफिस है सीईओ का, उसमें मैंने विजिट कर दी और ऑफिसर लोगों से मिला। उन्होंने दिखाया मुझे कि ये लोगों ने मेरे जो लेटर्स मैंने लिखे थे अब तक उसके बारे में उनसे कोई ये अपना डीईओ कलेक्टर जो रहता है डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, उससे कमेंट मांगे हैं। एक लेटर गया, दूसरा लेटर गया, तीसरा लेटर गया उनसे, किससे? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का जो ऑफिस है उससे, वहां से अपना डीईओ के पास, लेकिन एक भी रिप्लाई उनसे नहीं आया था। तो मैंने, दिस वाज वेरी स्ट्रेंज कि हम एक कॉमन मैन के बारे में सोच सकते हैं, सरकार तो रिप्लाई नहीं करती कभी, सरकारी यंत्रणें जो है, लेकिन जब इनका ही सीईओ ऑफिस इलेक्शन का जो लिखता है कलेक्टर को और उसके बारे में रिप्लाई नहीं आता है, तो सस्पिशन और भी बढ़ गया। और इसलिए मैंने बाद में आखिरी में मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ा, क्योंकि तब तक राहुल गांधी जी का एक, मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एक ये पढ़ा था आर्टिकल जिसका नाम था मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र। मैंने बोला ये अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने मीडिया में जाके, पूरा मीडिया के सामने, गोवा के मीडिया के सामने ये प्रस्ताव रखा कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ये गड़बड़ करेंगे। और तब तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आ रहा था मेरे पास कि नेपाली लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और कहीं लोगों का से जो लोग आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो डेफिनेटली ये एक रास्ते पर चल रहे थे कि वोटर लिस्ट बढ़ाएं और इलेक्शन ऐसे जीत जाए। तो दैट हैड टू बी स्टॉप्ड। मिस्टर गोम्स, एक चीज फिर मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ, ये सारी चीज आपने बताई, लेकिन अभी भी जो देखने वाले हमारे, उन्हें ये क्लियर नहीं हुआ कि आपने गड़बड़ी एक्चुअल में क्या पाई थी, बीएलओ को लेके क्या गड़बड़ी थी, थोड़ा सा उसको क्लियर कर देंगे एक बार? मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि बूथ लेवल ऑफिसर जो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे इंडिया में रहते हैं, हर एक बूथ का, और ऐसे पणजी कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली 40 बूथ है, वो सॉरी गोवा के इसमें 40 कॉन्स्टिट्यूंसी है और पणजी का इसमें 30 बूथ है। 30 का 30 में से 28 लोगों को हटाया, 2 लोगों को रखा, क्या पता नहीं क्यों रखा, लेकिन दिस वाज वेरी स्ट्रेंज। बाकी का जो 39 कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें ये कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए मैंने इलेक्शन कमीशन का जो सीईओ ऑफिस है उसमें जाके पूछा कि पॉलिसी क्या है। हमारा कोई इतराज नहीं, यू हैव रिप्लेस्ड है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी का कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों नहीं किया? वहां वो लोग वो भी चिंतित थे कि क्यों, कैसा हुआ, क्योंकि ये हुआ था कलेक्टर लेवल पर और कलेक्टर के इशारे पर ये ऑर्डर आई थी और अब तक कमेंट्स नहीं मिल रहे थे, उन्हीं का ऑफिस को नहीं मिल रहे थे। तो इसीलिए हमको ये मीडिया में जाके सामने लाना पड़ा। तो इसमें दरअसल आपको क्या सस्पिशियस लग रहा है, क्या खेल हो रहा है इसमें और क्यों ये किया गया? आपकी गट फील क्या कहती है? गट फील की जरूरत नहीं है, क्लियर है कि ये लोग वोटर लिस्ट जो है असेंबली का वो मैनिपुलेट करके एडिशनल वोटर इसमें घुसाना चाहते हैं और घुसाते हैं, ऐसे भी घुसाते आए हैं
और बड़ा पैमाने पर ये करने का ये इनका एक ये रास्ता, तो इसलिए ये लोगों ने अपने लोगों को जो बूथ लेवल ऑफिसर्स रहते हैं उनका अपना चुन के, किसी का इसमें इंटरफेरेंस हुआ है अभी मैं नाम नहीं लूंगा, हम बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन चुन के लोगों को बसाया गया इसमें कि ताकि ये लोग अपना वोटर लिस्ट बढ़ा सके। तो इसका मतलब जो बीएलओ जो चेंज हुए हैं, कहीं मैंने ये भी पढ़ा था या सुना था कि जो बीएलओ अब लगाए जा रहे हैं वो ऐसे लगाए जा रहे हैं जिनका संघ या बीजेपी का बैकग्राउंड हो। वो तो बीजेपी का बैकग्राउंड या किसी का बैकग्राउंड ये इतना मुझे पता नहीं, लेकिन ये पता है कि ये लोग बहुत करीब है अभी का जो फिलहाल मौजूदा जो एमएलए है और मिनिस्टर भी है वो बीजेपी का है, वो उसके बहुत करीबी लोग समझा जाते हैं। और अगर ऐसा लोगों को लगाया गया हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तो इलेक्शन लेने में कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हमको ये कदम उठाना पड़ा। ये बहुत साफ है। और इससे आगे मैं कहना चाहता हूं कि इट इज क्लियर कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों किया, ये इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। तो अभी कोई जवाब इलेक्शन कमीशन से आया, कोई प्रेस नोट वगैरह आप जो बता रहे थे भेजा था मुझे आपने, प्रेस नोट तो किसका कल जवाब है और उस जवाब में क्या है? नहीं, एक अच्छी बात हुई है कि 12 तारीख को 11 तारीख को जब मीडिया के सामने ये सब कुछ पेश किया और नेशनल लेवल पर आपने देखा वो सब कुछ जो हुआ है, उसके बाद तुरंत ये लोगों ने चौथा रिमाइंडर भेजा, उसकी एक कॉपी मेरे पास है। जो इलेक्शन कमीशन का जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है उसका ऑफिस ने चौथा रिमाइंडर जब कलेक्टर को भेजा और कहा कि अल्टीमेटम है कि आज 12 तारीख का 3 बजे तक आपका कमेंट्स अगर नहीं आए तो हम ये मैटर एस्केलेट करके इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करेंगे। तभी लगा कुछ तो भी गड़बड़ है, क्योंकि इतना क्या छुपाया जा रहा है। और उसके बाद मुझे पता चला कि इनसे कुछ तो भी इंटरिम रिपोर्ट आया कलेक्टर से, और उसके मुताबिक उसने और एक काम कर दिया कि ये जो ऑर्डर इश्यू की थी नया बूथ लेवल ऑफिसर्स लगाने की, वो अभी फिलहाल तो स्थगित कर दिया है, उन्होंने ही कर दिया है। इसका मतलब है कि वो कुछ गलत हुआ ही था और हम विंडिकेट हो गए उसमें, जो हम मुद्दा उठा रहे थे गलत हुआ है और इसलिए ये लोगों को स्थगित करना पड़ा। उसके बाद कल शाम को उन्होंने डिटेल प्रेस नोट भी निकाली, उसने मेरा ये किया कि मैंने 2 कंप्लेंट्स लॉन्च किए थे, वो इन्वेस्टिगेशन उसके बारे में चालू है और फिलहाल तो हमने ये स्टे कर दिया है। लेकिन मेरा दूसरा जो दावा था कि वोटर रजिस्ट्रेशन और वोटर रोल जो मैनिपुलेट करने का ये चक्कर है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम बहुत इसका केयर लेंगे और अगर ऐसा कुछ है तो हमारे सामने पेश करो करके, लेकिन हमारे पास मटेरियल है, अभी नए लाएंगे, वक्त आने से ला सकते हैं जी। मिस्टर गोम्स, आपने जो आपने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जो आपने सारी डिटेल उसमें रखी, ये रिपोर्ट क्या आपने दिल्ली पार्टी हाईकमान को भी भेजी है या राहुल गांधी को भेजी है, उन्हें इस बारे में बताया? मैंने ऐसी अभी तक, क्योंकि ये उसके बीच में मैं एक दिन मेरा काम से थोड़ा बिजी था और इसलिए मुझे कल टाइम नहीं मिला, लेकिन मैंने मेरा ट्वीट जो बहुत वाइड स्प्रेड नेशनल लेवल पर गया वो सब लोगों को टैग किया था, इसीलिए मुझे खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोगों ने देखा भी और कोट करके भी रीट्वीट किया, जैसा पवन खेरा जी ने भी किया और बहुत सारे लोगों ने किया, जिग्नेश मेवानी जी ने किया, ऐसे जो नाम मैंने देखा है वो उसका पूरा अड़ावा लेके मैं भेजूंगा। तो जो कांग्रेस की लोकल गोवा यूनिट है वहां पर, वो लोग इस चीज को आगे क्यों नहीं उठा रहे? वो पार्टी प्लेटफॉर्म में क्यों आपके इशू को नहीं उठा रहे? वो लोग एक बहुत ये क्यों नहीं उठा रहे, उन्हीं को जवाब देना चाहिए, उठाना चाहिए था, एक्चुअली उठाना चाहिए था, क्यों नहीं उठा रहे, क्योंकि अभी 1 महीने से तो ये चक्कर मेरी चल रही है इसके बारे में हाँ, सब क्योंकि राहुल गांधी अभी इसी इशू को उठा रहे हैं, तो ये तो अभी गर्म इशू है, राहुल गांधी इसी इशू पे बात करें तो उठाना चाहिए था। हाँ यही तो सामने है ना मेरा, ये तो लेके ही घूम रहा हूँ, सबको दिखा रहा हूँ। इसके बाद बहुत सारा ऐसा जैसा अवेयरनेस होता है वो अवेयरनेस भी हुई है और मोरलेस सिमिलर पैटर्न यहाँ देखने को मिलता था, क्योंकि महाराष्ट्र हमारा बगल में है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो इधर आने में कोई वक्त नहीं लगेगा, तो मुझे वो पैटर्न दिख रहा था, इसलिए मुझे वो मुद्दा उठाना पड़ा। अभी कांग्रेस जो मैनेजमेंट है वो क्यों नहीं उठा रहे हैं, उन्हीं से पूछिए, क्योंकि उनको ही इसका जवाब देना पड़ेगा। जो हम कर सकते हैं, हमारा आई एम नॉट ए ऑफिस बेरर, मैं कुछ भी नहीं, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आपने इंडिविजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले पार्टी को इसके बारे में बताया होगा कि ऐसा ऐसा इशू है। जब पार्टी ने कुछ नहीं किया होगा तब आपने खुद इसको उठाया होगा, लेकिन पार्टी को बताया तो होगा ही आपने पहले। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अभी 11 जून को, और उससे पहले
मैंने बहुत बार ये मीडिया में लाया है, बहुत बार सामने लाया है, पब्लिक सब जानती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। और मेरा जो विजिट इलेक्शन कमीशन का ऑफिस में भी था, वो बहुत वाइड स्प्रेड इसको पब्लिसिटी भी मिली थी। और ऐसा कि हम नहीं जानते, ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि एक्चुअली फॉर्मली किसी के सामने लाना या मीडिया के थ्रू सबके सामने लाना, बड़ा ये गोवा छोटा राज्य में बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। एवरीबडी शुड बी अलर्ट, एवरीबडी शुड बी अवेयर, ये लोगों को पता है। बट नेवरदलेस आई एम रेडी कि अगर पार्टी का ऑफिशियल चैनल से भी अगर उठाना है तो हम उठाएंगे। लेकिन मैं मिस्टर गोम्स एक बात पे आपसे थोड़ा सा डिफर करूंगा कि गोवा छोटा सा राज्य है। गोवा छोटा राज्य बेशक है, लेकिन गोवा वो राज्य है जहां से ऑपरेशन कमल कामयाब होता है, इसकी शुरुआत हुई थी। ये देश याद रखेगा, ये देश भूला नहीं है कि गोवा ने ही एक तरह से एक ट्रेंड स्टार्ट किया था ऑपरेशन कमल वाला। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं पहली बार आज आपसे बात कर रहा हूं, कि आप जब कांग्रेस में आए थे तो आप राहुल गांधी के उससे आए थे, राहुल गांधी से आपका कनेक्शन बना था कोई, तब आप कांग्रेस में थे, इज इट राइट? 100% राइट। ऑन इनविटेशन वहां से ही आया था, डायरेक्ट इनविटेशन, और डायरेक्ट इनविटेशन आने से मैं ज्वाइन किया था। देयर इज नो डाउट अच्छा, अबाउट इट, हर एक तो जानता उस, है, कांग्रेस में भी जानते उसके हैं। बाद आपका राहुल गांधी से कनेक्शन होता है या नहीं कैसा है, है, मतलब? नहीं है, क्या है, बड़ा लीडर है, इतना बड़ा देश के जो नेतृत्व चला रहे हैं, ये हमारा जो छोटे मोटे जो रहते हैं, हर बार अगर हम वहां लेके गए तो ये एक्चुअल ऐसा में नहीं होता। आई बिलीव इन डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। एक्चुअल में मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन है, मेरे हिसाब से, मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से है कि आपको इसलिए वहां पर जो पार्टी प्लेटफॉर्म में आपके इश्यूज को नहीं उठाया जा रहा है क्योंकि आप राहुल गांधी के डायरेक्ट उससे आए हैं। तो बहुत सारे लोगों को विद इन पार्टी भी आपका वो कनेक्शन हजम नहीं हो रहा, शायद इसलिए आपके इश्यूज को इतना नहीं उठाया जाता, ऐसा मुझे किस बताया गया है। खैर, अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने इतना इंपॉर्टेंट इशू उठाया, राहुल गांधी ने 15 लैंग्वेजेस में इतने बड़े बड़े आर्टिकल लिखे, अखबारों में छपे इस इशू पे, और ये एक बात क्लियर हो गया है कि अब इशू ईवीएम का नहीं रहा, ईवीएम से आगे निकल चुका है। अब इश्यूज इलेक्टोरल रोल्स में किस तरह की गड़बड़ियां हो रही है उस पे आ गया है, ईवीएम कहीं पीछे छूट गया। ऐसे में जो गोवा का आने वाला असेंबली इलेक्शन है, क्योंकि वो भी एक बड़ा प्रेस्टिजियस है, बीजेपी के लिए बहुत प्रेस्टिजियस है, कांग्रेस के लिए भी डू और डाई वाला है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस ट्रैक पे चल रही है गोवा में, कि या आपको लगता है कि अभी बहुत पीछे है, कहीं कांग्रेस ट्रैक पे वो नहीं पकड़ पाई है जो स्पीड पकड़नी चाहिए? हमें ऐसा लगता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनली बीजेपी तो बहुत आगे है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पिकअप नहीं कर सकते हैं। सही तरीके से काम करेंगे तो पिकअप हो सकता है, क्योंकि अभी बीजेपी के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी बहुत बढ़ रही है। लेकिन उसका फ़ायदा किसी को तो उठाना है ना। तो जब तक हम ऑर्गेनाइजेशनली बिल्डअप नहीं करेंगे तब तक ये हो नहीं पाएगा। इसलिए मुझे थोड़ा चिंता है कि हमको अभी मजबूत तो बनना ही पड़ेगा, वक्त चला जा रहा है। और अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कुछ होगा नहीं, इसलिए ये सब हमको करना पड़ता है। अगर इंडिविजुअली करना है तो करना पड़ता है, पार्टी के तो प्लेटफॉर्म पर करना है वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन ये हर एक का एक जो डिसीजन है, पार्टी को भी देखना चाहिए क्या होता है क्या नहीं है। चलिए मिस्टर गोम्स, आई एम प्रिटी श्योर, जो मेरे सोर्स हैं या जो इतना मैं कांग्रेस को समझता हूँ, आपकी ये बात कहीं ना कहीं राहुल गांधी ऑफिस तक पहुंच चुकी होगी अब तक, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नहीं तो अब पहुंच जाएगी। और मुझे लगता है कि जो आपके जेन्युइन इश्यूज है वो पार्टी उठाएगी। और जो आपने अभी लास्ट में कहा ना कि अब वक्त बहुत कम बचा है, शायद उस ओर भी ध्यान देगी पार्टी, क्योंकि जब और स्टेट में अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर काम कर रही है कांग्रेस, तो गोवा कैसे छूट सकता है, ये भी जरूरी है। फिलहाल आज इस इशू पे आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत जल्द आपसे दोबारा जुड़ेंगे। जैसे ही आपके इस मुहिम पे कोई एक्शन होता है, कुछ कामयाबी मिलती है, तब हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। उम्मीद करते हैं आप हमारे लिए उस वक्त भी वक्त निकालेंगे। फिलहाल आज हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने देखा, एक काम करने वाला नेता या एक राहुल गांधी की पसंद का नेता अपने लेवल पर काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन
जो सपोर्ट पार्टी से चाहिए वो एल्विस गोम्स को नहीं मिल रहा, जैसा कि एल्विस गोम्स कह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था शुरू में इंट्रोडक्शन में कि जो गोवा के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके और मुख्यमंत्री के व्यावसायिक संबंधों को लेकर बहुत बार उंगलियां पार्टी के अंदर उठ चुकी हैं। अब मेरा ये कहना है कि आज एल्विस गोम्स ने जो बातें कही है ये जाहिर सी बात है दिल्ली हाईकमान तक पहुंची है, इसलिए उस दिन पवन खेड़ा वगैरह कांग्रेस के बहुत नेताओं ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रीट्वीट किया या सोशल मीडिया पर शेयर किया। तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी तक भी ये बात पहुंची होगी और उम्मीद करता हूं आज जो मेरे चैनल पर, मेरे प्लेटफॉर्म पर इन्होंने अपनी बातें रखी है ये भी राहुल गांधी तक पहुंच गई होगी। तो इसलिए मेरी उम्मीद कांग्रेस से ये है कि अब गोवा पर भी जल्द ध्यान दे और जहां से ये सारा खेल शुरू हुआ था उस राज्य को वापस हासिल करने की कोशिश शुरू करे और गोम्स जैसे नेताओं को प्रॉपर मौका दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।